हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी डी फार्मा सेकेंड ईयर चैप्टर नंबर 1। उसके 2 पार्ट्स हो चुके हैं, ये तीसरा पार्ट है। तो इसमें हम लोग देखेंगे गुड फार्मेसी प्रैक्टिस इन हॉस्पिटल। इससे पहले आप कम्युनिटी फार्मेसी अगर आपने मुझसे पढ़ा होगा तो उसमें गुड फार्मेसी प्रैक्टिस एक बार पढ़ चुके होंगे। कम्युनिटी फार्मेसी में मैंने बहुत डिटेल से इसको पढ़ा दिया है। अब ये जो ये फार्मेसी है, यही अगर हॉस्पिटल में आ जा रहा है तो इसको बोलेंगे हम लोग फार्मेसी प्रैक्टिस इन हॉस्पिटल। इसको क्या बोलेंगे? फार्मेसी प्रैक्टिस इन हॉस्पिटल। और अगर यही फार्मेसी आपका मतलब पब्लिक में मेडिकल स्टोर के फॉर्म में आ जा रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं कम्युनिटी फार्मेसी। तो अब क्या होता है गुड फार्मेसी प्रैक्टिस क्या है? तो गुड फार्मेसी भी आप बता चुका हूँ, लेकिन एक बार और बता रहा हूँ मैं। गुड फार्मेसी का मतलब ये है कि आपका जो काम है फार्मेसी का, उसको आप अच्छे से करिए, एकदम लोगों को अच्छे से फ़ायदा पहुंचाइए। और वो जो भी आप अपनी सर्विस दे रहे हैं, अपनी सेवाएं दे रहे हैं, वो एविडेंस बेस हो। ऐसे नहीं कि जो मर्जी जो आपके मन में आ रहा है वो दवा दे रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। एविडेंस बेस जो भी आप काम कर रहे हैं उसकी मतलब एविडेंस हो, यानी कुछ उस पर रिसर्च किए गए हों। और जो रिसर्च करने वाले लोग हों वो भी ऐसे नहीं कोई भी हो, लेकिन बल्कि वो क्या हों, ऑथोराइज्ड हों, रिकॉग्नाइज्ड हों, ठीक। और फिर वो स्टैंडर्ड लेवल पे आपका काम हो, वो क्या हो, स्टैंडर्ड लेवल पे हो। तो ये होता है क्या, गुड फार्मेसी प्रैक्टिस। अब क्या हुआ है वो स्टैंडर्ड लेवल्स, वो आप इसमें देखेंगे। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी अपनी रिसर्च की हैं और बताई हैं बहुत सारी बातें कि ये अगर आदमी करे तो वो क्या कहलाएगा, गुड फार्मेसी प्रैक्टिस। तो चलिए अब हम लोग डिटेल से देखते हैं। इन ए फार्मेसी प्रैक्टिस that responds to the needs of people who use the pharmacist services to provide them optimal and evidence-based care at standard level। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ये डेफिनेशन पढ़ रहे हैं हम लोग गुड फार्मेसी प्रैक्टिस इन हॉस्पिटल की, ठीक है। गुड फार्मेसी प्रैक्टिस की पहले आप समझिए कि गुड फार्मेसी प्रैक्टिस की डेफिनेशन क्या है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? इट इज़ ए फार्मेसी प्रैक्टिस। गुड फार्मेसी प्रैक्टिस क्या है? ये एक फार्मेसी के अंदर किया जाने वाला काम है, सर्विस है। दैट रेस्पॉन्स टू द नीड ऑफ पीपुल, और वो लोगों की ज़रूरतों को क्या करता है, रेस्पॉन्स करता है, उनको पूरा करने की कोशिश करता है। किन लोगों की? जो उसके सर्विसेज को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। जो फार्मासिस्ट जैसे आके अपनी ज़रूरतों को पूरा करने की कोशिश करते हैं, और उनकी ज़रूरतों को क्या करता है, वो रिस्पॉन्ड करता है, पूरा करने की कोशिश करता है। कैसे करता है? टू प्रोवाइड देम ऑप्टिमल एंड एविडेंस बेस, कि उनको वो क्या करता है, ऑप्टिमल यानी अच्छे से अच्छा, और एविडेंस बेस क्या करता है, उनको केयर प्रोवाइड करता है, ठीक। और वो जो प्रोवाइड कर रहा है अपनी सर्विसेज, वो क्या स्टैंडर्ड लेवल पे होना चाहिए, ठीक है। अगर उसकी सर्विसेज स्टैंडर्ड लेवल पे हैं तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, गुड फार्मेसी प्रैक्टिस इन हॉस्पिटल। और यही काम अगर वो बाहर कर रहा है, अगर ये काम वो बाहर कर रहा है तो उसको बोलेंगे गुड फार्मेसी प्रैक्टिस इन कम्युनिटी। और अगर हॉस्पिटल के अंदर कर रहा है तो उसको कहेंगे गुड फार्मेसी प्रैक्टिस इन हॉस्पिटल। अब इसके लिए क्या ज़रूरतें पड़ती हैं एक फार्मासिस्ट को, मतलब अगर गुड फार्मेसी प्रैक्टिस वो करना चाह रहा है तो उसके लिए रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? तो एक है कि द मेन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ फार्मेसी एक्टिविटी टू हेल्प पेशेंट, यानी वो कैसे हेल्प करता है लोगों की। तो उसमें क्या आपको मालूम है, जब वो दवा देगा तो सप्लाई ऑफ मेडिसिन एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स, ठीक है, आपको मालूम है। और क्या करता है, प्रोविज़न ऑफ अप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन एंड एडवाइस टू द पेशेंट। और क्या है, ज़रूरत की जो मतलब ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है जिसको पेशेंट की ज़रूरत है तो वो क्या करता है, प्रोवाइड कराने की कोशिश करता है, और उनको एडवाइस देता है, मशवरे देता है, सलाह देता है, ठीक। इस तरीके से वो क्या करता है, अपनी सर्विस को स्टैंडर्ड बनाता है, गुड बनाता है, ठीक। और क्या करता है, डी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिसिन, अगर ज़रूरत पड़ती है तो ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन भी करता है। एडमिनिस्ट्रेशन आप समझ चुके हैं, यानी बॉडी के अंदर दवा को पहुंचाना, चाहे जिस भी रूट से हो। अब ये कि रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन गुड फार्मेसी प्रैक्टिस, फार्मासिस्ट का रोल क्या होना चाहिए, फार्मासिस्ट का रोल क्या होना चाहिए गुड फार्मेसी प्रैक्टिस के अंदर। तो यहाँ पे हम लोग डिटेल से नहीं देखेंगे, बहुत आप कम्युनिटी फार्मेसी में डिटेल से देख चुके हैं, वही चीज़ें यहाँ पे भी हैं, ठीक है। तो रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन GPP यानी गुड फार्मेसी प्रैक्टिस इन हॉस्पिटल आर टू प्रिपेयर, ऑब्टेन, सिक्योर, डिस्ट्रीब्यूट, एडमिनिस्टर, डिस्पेंस एंड डिस्पोज ऑफ मेडिकल प्रोडक्ट्स एट द स्टैंडर्ड लेवल, ठीक है। क्या है उसकी मतलब उसका रोल क्या है? तो वो क्या करेगा, प्रिपेयर करेगा दवाओं को ज़रूरत पड़ने पे, उसको ऑब्टेन करेगा, बाहर से मंगाएगा, सिक्योर करेगा यानी उसको क्या करेगा, उसकी रक्षा करेगा, स्टोर करेगा ताकि वो ख़राब ना हो। और क्या करेगा, उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा यानी लोगों को क्या करेगा, बांटेगा। बांटने का मतलब ये है कि डिस्पेंस करेगा, जो लोग आ रहे हैं उनको देगा, ठीक है।
और क्या करेगा, एडमिनिस्टर करेगा। डिस्पेंस करने का मतलब ये है कि डिस्पेंस वही क्या, डिस्ट्रीब्यूट और डिस्पेंस में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, ठीक है। एंड डिस्पोज ऑफ मेडिकल प्रोडक्ट्स, और मेडिकल प्रोडक्ट्स को क्या करेगा, वो डिस्पोज करेगा। मान लीजिए अगर ख़राब हो गया, एक्सपायर्ड हो गया, उनको रिटर्न करने का कोई चांस नहीं है तो फिर उसको क्या करेगा, डिस्पोज कर देगा, मतलब जाके उसको ज़मीन गड्ढा खोद के उसमें डाल देगा। जैसे भी जो भी तरीका हो डिस्पोज करने का उसको निकालेगा अपने फार्मेसी से। तो और ये सब काम क्या होना चाहिए, स्टैंडर्ड लेवल पे होना चाहिए, ठीक है। अब हम देखते हैं कि वो स्टैंडर्ड्स क्या हैं जो रिक्वायर हैं गुड फार्मेसी प्रैक्टिस के लिए, क्या हैं वो स्टैंडर्ड। तो चलिए देख लेते हैं। हॉस्पिटल फार्मेसी स्टैंडर्ड्स, ठीक है। स्टैंडर्ड्स ऑफ गुड फार्मेसी प्रैक्टिस इन हॉस्पिटल, यानी हॉस्पिटल के अंदर गुड फार्मेसी प्रैक्टिस करने के लिए आपको क्या स्टैंडर्ड्स चाहिए, क्या क्राइटेरिया चाहिए, या समझिए कि वो क्या रूल्स हैं, वो क्या काम है कि अगर उस तरीके से आदमी करे तो उसको हम मान लेंगे कि ये काम जो कर रहा है ये गुड फार्मेसी प्रैक्टिस के तहत कर रहा है इसमें हॉस्पिटल के अंदर। तो पहला क्या है ये स्टैंडर्ड, वो क्या है, FIP इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन, इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन बेसल स्टेटमेंट। पहले आप ये समझ लीजिए, ये तो स्टैंडर्ड देंगे अपना, पहले ये समझिए कि ये है क्या, FIP ये है क्या चीज़। तो ये समझिए कि एक कोई ऑर्गेनाइजेशन है। FIP क्या है, इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन, ये एक क्या है, ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक। अब ये हुआ था अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये क्या करता है, अपना अलग अलग जगहों पे प्रोग्राम्स करता है और पूरी दुनिया से लोगों को, फार्मासिस्ट लोगों को उसमें बुलाता है। फिर उनसे क्या करता है, उनकी अलग अलग उनकी राय लेता है कि आप क्या राय देंगे कि कैसे गुड फार्मेसी प्रैक्टिस को अच्छा बनाया जाए, गुड बनाया जाए। तो पूरी दुनिया से लोग आते हैं और अपना अपना स्टेटमेंट देते हैं, अपना रिसर्च बताते हैं वहाँ पर। फिर उन सब का कंक्लूजन करके वो क्या कुछ स्टेटमेंट देते हैं, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, FIP स्टेटमेंट। अब ये वाला जो स्टेटमेंट है ये एक स्टैंडर्ड की तरह से माना जाता है। तो ये हुआ था बेसल के अंदर। कहाँ पे हुआ था, बेसल के अंदर। बेसल एक जगह है स्विट्ज़रलैंड के अंदर, ठीक है, स्विट्ज़रलैंड में एक जगह है बेसल। तो वहाँ पे एक प्रोग्राम हुआ उनका, बहुत सारे लोग उसमें आए और ये प्रोग्राम हुआ था 2008 के अंदर, ठीक है। 2008 के अंदर एक बड़ा सा प्रोग्राम होता है, पूरी दुनिया से फार्मासिस्ट उसमें आके शामिल होते हैं, ठीक। और उसके बाद एक वहाँ से फिर स्टेटमेंट जारी किया जाता है जिस पे सब लोग मतलब राज़ी होते हैं। उसके बाद उसको एक स्टैंडर्ड बना दिया जाता है, ठीक। अब इसके बारे में थोड़ा देख लीजिए। FIP यानी इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन इज़ ए ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन, ये पूरी दुनिया में फैला हुआ एक क्या ऑर्गेनाइजेशन है, एक तंजीम है कह सकते हैं। डेट रिप्रेजेंट एंड असिस्ट फार्मेसी, इसका काम क्या है, ये फार्मेसी को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, प्रतिनिधित्व बोलते हैं शायद हिंदी में, कि मतलब उसके मतलब ये फार्मेसी की तरफ से एक अगुआ बन के जाके कोई बात करता है ये, ठीक। और क्या करता है, इसका काम क्या है, फार्मेसी को ये मतलब हेल्प करता है, असिस्ट करता है। और फार्मास्यूटिकल साइंस को भी ये क्या करता है, मदद करता है। इसमें नए नए रिसर्च डेवलपमेंट्स, अगर कुछ मशीनरी बननी है तो उसको बनाने की कोई ज़रूरत है तो इस तरीके से क्या करता है, वो हेल्प करता है। ऐसे ही फार्मास्यूटिकल एजुकेशन, जो फार्मास्यूटिक्स से यानी फार्मेसी से रिलेटेड जो एजुकेशन है, फार्मास्यूटिक्स यानी दवा वगैरह से रिलेटेड जो है, कैसे दवा बनाई जाए, कैसे उसको इफेक्टिव बनाया जाए, तो उस एजुकेशन को भी क्या करता है, ये पूरी दुनिया के अंदर आम करने की कोशिश करता है। अब इसका एक प्रोग्राम हुआ था 2008 के अंदर। इन 2008 ए कॉन्फ्रेंस वाज कंडक्ट इन बेसल, बेसल के अंदर एक प्रोग्राम हुआ इनका। और बेसल कहाँ है, स्विट्ज़रलैंड के अंदर है। बाई FIP यानी FIP के थ्रू एक प्रोग्राम हुआ। इंक्लूडेड हॉस्पिटल फार्मासिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, और पूरी दुनिया से लोग उसमें क्या हुए, फार्मासिस्ट उसमें शामिल हुए, इंक्लूड हुए। और डिस्कस अबाउट द फ्यूचर ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी, और हॉस्पिटल फार्मेसी के फ्यूचर के बारे में उन्होंने क्या किया, डिस्कशन किया कि कैसे इसको अच्छे से अच्छा हम बना सकते हैं। तब वहाँ पे कुछ स्टेटमेंट जारी किए गए थे। तो उसमें से पहला स्टेटमेंट क्या था, पहला था प्रोक्यूरमेंट। क्या था, प्रोक्यूरमेंट। अब प्रोक्यूरमेंट क्या है, मैं इसको आपको पीछे एक बार अच्छे से बता चुका हूँ कम्युनिटी फार्मेसी में। प्रोक्यूरमेंट का मतलब होता है खरीदारी, यानी आप जो दवा खरीद रहे हैं तो वो ऐसा नहीं कि कोई भी लेके आया, कैसे भी उल्टी सीधी दवा लेके आया और आपने उसको क्या किया, खरीद लिया, नहीं। प्रोक्यूरमेंट का मतलब ये है कि आप जो दवा लेके आ रहा है तो आप उसको पहले तो उसकी क्वालिटी भी चेक करेंगे, फिर उसके बाद वो लेके आया तो यानी कि तुरंत ला के अपने उसमें लगा दिया, बल्कि उसको रखते हैं एक साइड में रखा जाता है। फिर उसके बाद उसको आराम से देखा जाता है कि इसकी क्वालिटी कैसी है, उसकी एक्सपायरी तो नहीं है, जो भी मतलब उसकी चीज़ें हैं वो सब आप क्या करते हैं उसमें देखते हैं।
फिर उसके बाद आप उसको क्या करते हैं, अपने शेल्फ में लगाते हैं, अपनी दुकान में, अपनी जगह में उसको रखते हैं। अगर गड़बड़ी होती है तो उसको वापस कर देते हैं। और ये नहीं कि जो भी कीमत वो ले रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब ख़रीदारी से रिलेटेड जो भी आप बाई करने जा रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें जो भी देखते हैं आप, तो वो सब इसमें आएगा, ठीक है। तो एक स्टेटमेंट ये था उसमें। दूसरा क्या था, इन्फ्लुएंस ऑफ प्रिस्क्राइबिंग। उसमें क्या था दूसरा स्टेटमेंट, इन्फ्लुएंस ऑफ प्रिस्क्राइबिंग। इन्फ्लुएंस का मतलब ये होता है, इन्फ्लुएंस जानते हो ना, कि किसी चीज़ पे असर डालना अपना। तो अब ये कि बहुत सारी दवाएं हैं, तो कौन सी दवा ज़्यादा डॉक्टर लोग प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, हो रहा है ना, ऐसा होता है आजकल। तो मतलब एक खिलवाड़ बना दिया गया इसको कि अब MR है, वो जाता है और उसको डॉक्टर को कुछ पैसे दे दिया। जैसे अभी डोलो के बारे में हुआ, डोलो एक दवा आती है पैरासीटामोल टाइप की, ठीक है। उसको डॉक्टर्स को खूब पैसे खिलाए उन्होंने, तो हर डॉक्टर वही प्रिस्क्राइब कर रहा है, हर डॉक्टर वही दवा क्या कर रहा है, प्रिस्क्राइब कर रहा है। तो वही कह रहे हैं कि इन्फ्लुएंस ऑन प्रिस्क्राइबिंग पे भी उन्होंने क्या किया, डिस्कस किया। तो अब ये बताया कि क्या क्या चीज़ें मतलब इन्फ्लुएंस करती हैं प्रिस्क्राइब करने के लिए डॉक्टर को। तो एक तो डॉक्टर की खुद की चॉइस है, यानी हो सकता है कि अब ये ईमानदार डॉक्टर हो और उसको दवा का इफेक्ट, साइड इफेक्ट, एक्शन अच्छा लगता हो तो वो प्रिस्क्राइब करेगा। फिर दवा का कॉस्ट भी क्या कर सकता है, वो कर सकता है, इन्फ्लुएंस कर सकता है। ऐसे ही मार्केटिंग, यानी दवा की मार्केटिंग अगर ज़्यादा की जा रही है, बहुत अच्छे से की जा रही है, खूब उसका प्रचार किया जा रहा है, तो ये भी क्या कर सकता है, इन्फ्लुएंस कर सकता है। ऐसे ही क्या है कि स्टेटमेंट था उसमें, प्रिपरेशन एंड डिलीवरी ऑफ मेडिसिन, यानी दवाओं को बनाया जाए और उसको डिलीवर किया जाए, तो उसके रिगार्डिंग भी उन्होंने क्या किया, स्टेटमेंट दिया। और क्या था उसमें, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिसिन, यानी मेडिसिन को, यानी कि जैसे मान लीजिए कोई बहुत सारे लिक्विड डोज हैं, ठीक है। अब ये कि इंजेक्शन के थ्रू उनको देना है, तो इंजेक्शन के भी अलग अलग रूट हैं, कुछ IV रूट से दिए जाते हैं, कुछ जो इंट्रामस्कुलर दिए जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो सबकी ट्यूनियस रूट से दिए जाते हैं, तो या कुछ होते हैं ओरल दिए जाते हैं, कुछ वेजाइना के थ्रू दिए जाते हैं। तो ये कि जो उसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है उसको ध्यान से देखा जाए, तब आप काम कर सकते हैं अच्छे से। ऐसे ही मॉनिटरिंग ऑफ मेडिसिन यूज़, आप जो दवा यूज़ कर रहे हैं उसको मॉनिटर करिए कि उसका क्या इफेक्ट आ रहा है, उसको रिपोर्ट करिए। अगर दवा का इफेक्ट अच्छा नहीं आ रहा उसको हटा दिए, दूसरी दवा यूज़ करिए। तो इस तरीके से भी आप अपने फार्मेसी को क्या कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। ऐसे ही ह्यूमन रिसोर्सेज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ह्यूमन क्या है, ह्यूमन रिसोर्स मतलब अच्छे लोगों को अपने पास लाना, जो काबिल लोग हैं, जो ट्रेंड हैं। और फिर अगर ट्रेंड नहीं है तो उनको ट्रेंड करिए, उनको यूज़ करिए, उनको डेवलप करिए। तो इस तरीके से भी आपने ये पता चला कि आप 1-1 हज़ार के 2-2 हज़ार के लोग अपनी फार्मेसी में ला के रख रहे हैं काम करने के लिए, जो पढ़े लिखे कुछ भी नहीं है। तो इस तरीके से आपकी फार्मेसी प्रैक्टिस अच्छी नहीं रहेगी। तो इस पर भी क्या उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि इसको भी अच्छा करना है। अब एक स्टैंडर्ड है किसका, ASHP, यानी ये जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है, इनने जो बातें बताई हैं, अगर उनको कोई फार्मासिस्ट यूज़ कर रहा है तो कहेंगे कि मतलब ये एविडेंस बेस कर रहा है और ये गुड फार्मेसी प्रैक्टिस कर रहा है, ठीक है। अब ASHP क्या है, तो ये अमेरिकन सोसाइटी ऑफ हेल्थ सिस्टम फार्मेसी, इसका मतलब है हेल्थ सिस्टम फार्मेसी। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो अमेरिका के अंदर है, काफ़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, तकरीबन 60,000 से ज़्यादा लोग इसके मतलब जुड़े हुए हैं अलग अलग जगह से। तो ये क्या दी, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ हेल्थ सिस्टम फार्मासिस्ट्स रिप्रेजेंट ऑल फार्मासिस्ट। तो ये क्या करते हैं, ये बहुत सारे समझिए, बल्कि ये कह रहे हैं कि पूरे फार्मासिस्ट जितने हैं उन सबको क्या करते हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं, यानी उनकी अगुवाई करते हैं, उनकी तरफ से एक बात बोलते हैं। अगर वो बोलते हैं जिसका मतलब सारे फार्मासिस्ट उस पर क्या हैं, राज़ी हैं। हु प्रोवाइड हेल्थ केयर सर्विसेज, तो ये लोग क्या करते हैं, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। दिस ऑर्गेनाइजेशन इज मेड अप ऑफ मोर देन 60,000 मेंबर, इसमें 60,000 से भी ज़्यादा मेंबर हैं इसके। और वो लोग सब लोग रिसर्च करते हैं अपनी अपनी मतलब मिल के। उसमें फार्मेसी टेक्नीशियन भी हैं, फार्मासिस्ट भी हैं, एंड ट्रेनिंग एंड प्रोफेशनल फार्मासिस्ट भी हैं उसमें, ठीक है, जो ट्रेनिंग ले रहे हैं और जो मतलब प्रोफेशनल है, बहुत पुराने हैं, बहुत ट्रेंड है। ऐसे सारे लोग मिलके ये लोग क्या करते हैं, मतलब रिसर्च करते हैं पूरी, फिर अपनी एक रिपोर्ट जारी करते हैं कि ये काम किया जाए तो ये अच्छा रहेगा, ठीक। तो उन्होंने क्या स्टैंडर्ड, मतलब उनके हिसाब से क्या क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए, तो बताया उन्होंने कि द फार्मासिस्ट शुड हैव अप्रोप्रिएट नॉलेज ऑफ फार्मेसी डिपार्टमेंट। कोई ऐसी बात नहीं है कि मतलब ये कि जो फार्मासिस्ट है उसको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए पूरी। ऐसे ही उसके पास क्या होना चाहिए, एब्रीविएशन का नॉलेज होना चाहिए। जैसे मैंने बताया था OD, तो इसका क्या मतलब होगा, दिन में 1 बार लेना है, ठीक। तो इस तरीके जो एब्रीविएशंस हैं उनका भी उसको क्या होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए।
और क्या है, नॉलेज ऑफ डोजेस कैलकुलेशन, और दवा को कैसे कैलकुलेट किया जाए जो डोजेस फॉर्म को। जैसे कि मान लीजिए एक बड़ा आदमी है, उसके लिए दवा का जो डोज है वो मान लीजिए 500 mg है, लेकिन अगर बच्चा है कोई 5 साल का तो उसके लिए 500 mg तो नहीं देंगे, तो उसका एक कैलकुलेशन होता है, तो वो कैलकुलेशन भी उसको क्या होना चाहिए, आना चाहिए। ऐसे ही नॉलेज ऑफ प्रोक्योरमेंट एंड इन्वेंट्री, उसको प्रोक्योरमेंट और इन्वेंट्री का नॉलेज होना चाहिए अगर स्टैंडर्ड लेवल पे वो काम करना चाहता है। तो प्रोक्योरमेंट मैं बता चुका हूँ क्या अभी। इन्वेंट्री का मतलब ये होता है कि जो भी वो काम कर रहा है, जो चीज़ें खरीद रहा है, जो बेच रहा है, उस सबको क्या करे, अपने एक मतलब डायरी में या जैसे भी अपने सिस्टम पे, कंप्यूटर पे कहीं पे उसको लिखे, उसको बोलते हैं हम लोग इन्वेंट्री मैनेजमेंट, यानी उसको अपने पास रिकॉर्ड बना के रखे। ऐसे ही नॉलेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जानते हैं आप, तो उसका भी नॉलेज होना चाहिए। और क्या है, नॉलेज ऑफ प्रोडक्शन एंड पैकेजिंग एंड लेबलिंग, उसको क्या करना चाहिए, प्रोडक्शन आना चाहिए। प्रोडक्शन मतलब बनाना, दवा को बनाना आना चाहिए। ऐसे ही पैकेजिंग करना उसको आना चाहिए, दवा को पैक करना, और उसके ऊपर लेबलिंग होती है, यानी दवा के बारे में डिटेल उस पर लिखा जाता है पूरा, तो वो लेबलिंग भी उसको आनी चाहिए। तो वो क्या कर सकता है कि गुड फार्मेसी प्रैक्टिस की तरह काम कर सकता है। अब एक स्टैंडर्ड क्या है, वो है NQAS, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स, ठीक है, NQAS। तो ये नेशनल लेवल पे है, हमारे इंडिया की मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन है, समझिए। तो अब इसके स्टैंडर्ड, ये पूरा एक मतलब ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसके कुछ स्टैंडर्ड्स, इन्होंने कुछ स्टैंडर्ड्स दिए अपने कि कैसे कैसे काम किया जाए, तो मतलब अच्छे से आदमी एक फार्मासिस्ट काम कर सकता है। तो इनका स्टैंडर्ड भी देख लेते हैं। पहले जानते हैं कि ये है क्या, इनका इंट्रोडक्शन भी पूछा है, ऐसा होता क्वेश्चन में पूछता है कि बताइए इसके बारे में, ये क्या है, और फिर उसके स्टैंडर्ड के बारे में बताइए। तो ये क्या है, NQAS, ये नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स, ठीक है, नेशनल क्वालिटी। आप ये शॉर्ट फॉर्म जो है ना, इनको याद रखिएगा, 1 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड। अब ये पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये क्या है, इज़ ए ऑर्गेनाइजेशन, इट वाज मेड अप बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। इंडिया की जो एक मतलब ऑर्गेनाइजेशन है, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो इन्होंने क्या है, एक अलग से अपना एक विंग कह सकते हैं, एक विंग बनाया इन्होंने, अपनी एक शाखा बनाई अलग, वो क्या है इस नाम से, ठीक, क्या करने के लिए बनाया, टू हाईलाइट टॉप परफॉर्मिंग फैसिलिटीज़ एंड टू इंक्रीज द ट्रस्ट ऑफ पीपल ऑन पब्लिक हॉस्पिटल। तो ये लोग क्या करते हैं, मतलब इनका जो मेन काम है वो क्या करते हैं, जो मतलब ये समझिए कि सरकारी हॉस्पिटल्स के लिए ज़्यादातर हम लोग जो पढ़ रहे हैं, ये सब ज़्यादातर सरकारी हॉस्पिटल्स को सामने रख के बातें बताई जा रही हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, हाईलाइट करते हैं जो फैसिलिटीज़ हैं, मतलब ये कि कोई भी हॉस्पिटल है उसके अंदर क्या फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, तो उसको ये लोग क्या करते हैं, हाईलाइट करते हैं। और फिर क्या करते हैं, लोगों का ट्रस्ट बढ़ाते हैं पब्लिक हॉस्पिटल्स पे, यानी उसके अंदर कोई कमी है, कोई दिक्कत है हॉस्पिटल के अंदर, उसको ठीक करते हैं। और फिर लोगों का ट्रस्ट मतलब उस पर उनका यकीन बनाते हैं कि भाई आप जाइए, उसकी सर्विसेज लीजिए, सर्विसेज उसकी क्या हैं, अच्छी हैं, ठीक। अब ये एक चीज़ इसमें क्वेश्चन पूछा है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, कि ये किस तरीके से मतलब काम करती हैं। तो ये नेशनल लेवल पे है, तो ऐसा नहीं कि मान लीजिए दिल्ली में बैठे वहीं से सारा कंट्रोल कर लें वहीं के लोग, तो ऐसा नहीं होगा। तो ऐसा क्या करते हैं, पहले वहाँ पे नेशनल लेवल पे कमेटी है, फिर उसके बाद वो क्या होती है, मतलब स्टेट लेवल पे उसकी कमेटी बनती है, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आता है, फिर वो डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी डिस्ट्रीब्यूट होता है और लोग अपना अपना काम करते हैं। तो वही है इसका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। तो फिर क्या है, नेशनल QAS यानी नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस कमेटी, उसके बाद क्या है, फिर स्टेट क्वालिटी एश्योरेंस कमेटी, फिर उसके बाद है डिस्ट्रिक्ट क्वालिटी एश्योरेंस कमेटी, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब इसको बनाया गया है। अब आप चाहें तो फ्लो चार्ट ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। और यहाँ मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा, आप जब एग्ज़ाम में अगर आए तो आप इसको फुल फॉर्म में लिखिएगा, ठीक है। अब ये किस एरिया में काम करते हैं, क्या काम करते हैं, तो सम एरिया वेयर दे फोकस, कुछ ऐसे मतलब काम है, कुछ ऐसे डिपार्टमेंट है जिस पे लोग ज़्यादा फोकस करते हैं। तो क्या है उसमें, सर्विस प्रोविज़न, यानी सर्विस को प्रोवाइड किया जाए अच्छे से, कोई भी सर्विसेज हो हॉस्पिटल्स के अंदर तो उनको अच्छे से प्रोवाइड किया जाए। ख़ास तौर से उसमें क्या है, पेशेंट राइट, क्या उसमें पेशेंट के जो हुकूक हैं, जो उसके राइट्स हैं, तो वो उसको मिलना चाहिए। ऐसे ही इन्फेक्शन को कंट्रोल किया जाए कैसे, उस पर ये लोग काम करते हैं। ऐसे ही क्वालिटी मैनेजमेंट है, यानी दवाएं वगैरह हैं तो उसको अगर चेकअप कराना है कि दवा की क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो इनके पास मतलब ऐसे बंदे होते हैं जो मतलब इनसे जुड़े हुए, तो वो क्या कर सकते हैं, क्वालिटी कंट्रोल को ये लोग अच्छे से जानते हैं और करते हैं दवाओं की क्वालिटी कंट्रोल को, उनके स्टैंडर्ड्स हैं कुछ। ऐसे ही हैंड वॉशिंग फैसिलिटीज़ पे, मान लीजिए हॉस्पिटल्स के अंदर बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो उस क्या कहते हैं,
हैंड वॉशिंग की फैसिलिटीज़ को पे ये लोग क्या करते हैं, फोकस करते हैं कि होना चाहिए हर डिपार्टमेंट में। ऐसे ही पोस्टपार्टम केयर भी पे ये लोग फोकस करते हैं। पोस्टपार्टम केयर क्या है, हार्मोनल लेवल एंड यूट्रस साइज रिटर्न टू ए नॉन प्रेग्नेंट स्टेट आफ्टर 6 वीक्स ऑफ चाइल्ड बर्थ। ये इस पे फोकस करते हैं कि मतलब जैसे कि कोई मतलब महिला प्रेग्नेंट हैं और उनका बच्चा भी क्या हो पैदा हो चुका, तो उसमें जब बच्चा पैदा होता है तो कुछ हार्मोन्स ज़्यादा रिलीज़ होते हैं और यूट्रस का साइज़ बढ़ जाता है, तो फिर उसका क्या होता है कि वो जो हार्मोन का जो रिलीज़ ज़्यादा हो रहा था वो अपने नॉर्मल कंडीशन में आ जाए। ऐसे यूट्रस का जो साइज़ एक्सपेंड हो चुका है तो वो क्या हो नॉर्मल अपने मतलब उस पर आ जाए, लेकिन कभी ऐसा होता है कि दिक्कत हो जाती है, वो अपना मतलब नॉर्मल स्टेट में नहीं आ रहा है, नॉर्मल कंडीशन में नहीं आ रहा है, तो उसके लिए फिर इलाज किया जाता है। तो इस पे ये लोग क्या करते हैं, ध्यान देते हैं कि वो सही से उसका मतलब कंडीशन है कि नहीं है। फिर और क्या है, ऑक्सीटोसिन एडमिनिस्ट्रेशन विद इन 60 सेकेंड ऑफ चाइल्ड बर्थ, और बच्चा के पैदा होने के 60 सेकेंड के बाद ही वो क्या करते हैं, ऑक्सीटोसिन एडमिनिस्ट्रेशन पे फोकस करते हैं। ऑक्सीटोसिन क्या है, इसका अगर माँ के अंदर जो मतलब अभी जो इन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया है और उनके अंदर ऑक्सीटोसिन रिलीज़ नहीं हो रहा है या कम है तो दूध नहीं बन पाएगा, तो बच्चा पी नहीं पाएगा, तो इसलिए ऑक्सीटोसिन का होना ज़रूरी है। तो वहाँ पर दवा ये एडमिनिस्टर कराते हैं। ये हार्मोन भी हमारी बॉडी के मतलब अंदर बनता है, लेकिन बाहर से भी एडमिनिस्टर कराते हैं 60 सेकेंड के अंदर, ठीक है। और क्या कराते हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ कर्टेंस क्या होता है, पर्दा वगैरह होता है। जैसे कि मान लीजिए ऐसा नहीं है कि बेपर्दगी हो रही है, वैसे ही औरत मान लीजिए डिलीवरी के टाइम पे, तो वहाँ पे थोड़ा सा पर्दा होना चाहिए ना, तो उस पर भी ये लोग क्या करते हैं, ध्यान देते हैं। नहीं कि लापरवाही से काम किया जा रहा है और बहुत सारे लोग पर्दे का लिहाज नहीं करते हैं, तो वहाँ पर वो लोग मतलब पर्दा वगैरह लगाने का पूरा इंतज़ाम करवाते हैं। अब एक टॉपिक रह गया है स्टैंडर्ड, वो क्या है, नाभ। ये क्या है, NABH, ये नेशनल एक्रीडेशन बोर्ड ऑफ हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स। क्या है, अपने इंडिया की ही एक कमेटी है, एक ऑर्गेनाइजेशन है। क्या होते हैं, चलिए देखते हैं। नाभ इज़ ए कॉन्स्टिट्यूएंट। नाभ क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट यानी एक पार्ट है, एक उसका समझिए ब्रांच है, किसका, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया एक क्या है, मेन ऑर्गेनाइजेशन है जो क्वालिटी कंट्रोल पे काम करती है, ठीक। तो उसी का एक पार्ट क्या है, नाभ है। इट इज़ मेड अप, इसको बनाया गया है टू ऑपरेट हॉस्पिटल एक्रीडेशन। ये काम क्या करता है, हॉस्पिटल को एक्रीडेशन का काम करता है, ये वाला जो नाभ है, ठीक है। क्या करता है, हॉस्पिटल्स को अप्रूवल देता है। एक्रीडेशन का मतलब क्या है, अप्रूवल देता है। मतलब ये कोई हॉस्पिटल खुलने वाला है, कोई खोल रहा है अपना, तो इसमें क्या क्या चीज़ें, अगर अब इसका कुछ स्टैंडर्ड है वो हम पढ़ेंगे, अगर वो चीज़ें फैसिलिटीज़ वहाँ पे हैं तब ये इसको अप्रूवल देगा कि हाँ आप हॉस्पिटल ये खोल सकते हैं, चला सकते हैं। अगर वो फैसिलिटीज़ नहीं हैं तो ये फिर ये अप्रूवल नहीं देता है। अगर वो फिर भी हॉस्पिटल चलाता है तो वो इलीगल तरीके से काम कर रहा है, उसके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है, ठीक है। तब इसके कौन, नाभ, ठीक है। दिस बोर्ड गिव अप्रूवल टू दी हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स। और ये जो बोर्ड है ये क्या करता है, हॉस्पिटल्स को या हेल्थ केयर जो प्रोवाइडर्स हैं उनको अप्रूवल देता है आफ्टर कंप्लीटिंग सर्टेन स्टैंडर्ड्स। और इनके कुछ जो इनके ख़ास स्टैंडर्ड्स हैं, कुछ इनके क्राइटेरियाज़ हैं, उसको अगर वो हॉस्पिटल या वो जो भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर सिस्टम है अगर वो कंप्लीट कर रहा है, उसके अंदर है, अचीविंग कर रहा है, तब वो उसको मतलब देते हैं अप्रूवल, नहीं तो उसको रिजेक्ट कर देते हैं। तब इनके स्टैंडर्ड्स क्या हैं, चलिए देखते हैं। तो पहला क्या है, इसमें लीगल रिक्वायरमेंट्स। इनको ये कहते हैं कि हम अप्रूवल देंगे, लेकिन आपके पास कुछ मतलब डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए लीगली जिसकी ज़रूरत पड़ती है। तो वो क्या है, क्वालिफाइड फार्मासिस्ट होना चाहिए। पहली बात क्या है, कि जो भी अगर हॉस्पिटल फार्मेसी की हम लोग बात कर रहे हैं ना, तो हॉस्पिटल फार्मेसी चलाने के लिए क्वालिफाइड फार्मासिस्ट होना चाहिए। शुड हैव देयर सर्टिफिकेट, और उनका सर्टिफिकेट उनके साथ में होना चाहिए। मतलब जहाँ पे वो काम कर रहे हैं उनका सर्टिफिकेट डिस्प्लेड होना चाहिए, यानी कि ये कि मान लीजिए इनका सर्टिफिकेट है तो आप वहीं पे कहीं पे उसको चिपका दीजिए, एक फ़ोटोकॉपी उसकी, ठीक है, फार्मेसी के अंदर अपने। और क्या है इनका, शेड्यूल HNX ड्रग शुड ओनली बी सोल्ड बाय रिटेलर्स। और ये क्या है कि जो उनको मतलब इकरार लेते हैं उनसे, ये मतलब कि आप सिर्फ जो मतलब H और X टाइप की जो ड्रग्स हैं इस शेड्यूल में आते हैं, इसमें नारकोटिक ड्रग्स आती हैं और ऐसी और नारकोटिक्स हो गई या साइकोट्रोपिक्स ड्रग्स हैं, इस टाइप की जो ड्रग्स हैं तो उनको H और
एक्स में डाल दिया गया, बहुत सारी दवाएं हैं, तकरीबन 500 तक दवाएं हैं, तो उनके लिए ये है कि आप अगर कोई प्रिस्क्रिप्शन है, वैलिड प्रिस्क्रिप्शन है तभी वो दवा दी जाएगी, अगर वैलिड प्रिस्क्रिप्शन नहीं है तो वो दवा नहीं दी जाती है, मतलब फार्मासिस्ट नहीं दे सकता है, अगर कोई देता है तो वो जुर्म कर रहा है, उसके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। तो जो एच और एक्स वाली जो शेड्यूल्ड ड्रग्स हैं वो सिर्फ उसी वक्त मतलब रिटेलर से बेचेगा जब वो प्रिस्क्राइब की गई हो किसी लाइसेंस मेडिकल प्रोफेशनल के थ्रू, यानी किसी ऐसे डॉक्टर या जो भी प्रोफेशनल है जो लाइसेंस रखता हो, यानी खुद वो रजिस्टर्ड हो, यानी कि वह भी ऐसा ही झोला छाप हो, तब नहीं देंगे। तो ये एक इनका एक रूल ये भी अगर देखते हैं ये उससे इकरार लेते हैं, ठीक है। तीसरा क्या है, द फार्मेसी शुड नॉट सोल्व द फिजिशियन सैंपल्स, ऐसे ही जो फार्मेसी है वो जो फिजिशियन के सैंपल्स हैं उनको नहीं बेचना चाहिए, उसको नहीं बेच सकता है। वो क्या है, फिजिशियन का सैंपल, यानी कोई भी मैन्युफैक्चरर कंपनी अपनी जब दवा बनाती है कोई नई, तो वो फिजिशियंस को, बहुत सारे डॉक्टर्स को देती है कि आप देखिए कि इसका इफेक्ट कैसा रह रहा है, तो वो चेक करने के लिए होती है, बेचने के लिए नहीं होती है। लेकिन बहुत सारे लोग गड़बड़ी करते हैं और उठा के दे देते हैं फार्मेसी वालों को और वो बेच रहे हैं, तो ये भी उसके लिए एक जुर्म है, ठीक है। और तीसरा क्या है, दी NDPS मेडिकेशंस शुड बी केप्ट इन लॉक्ड कंटेनर इन ए रजिस्टर शुड बी अवेलेबल टू कीप रिकॉर्ड ऑफ एवरी इशू ऑफ NDPS मेडिकेशंस। पहले समझिए कि NDPS क्या है। एक बात बता दूं कि आप जो भी इस तरह के शॉर्ट फॉर्म है उसको याद रखिए, क्वेश्चन देता है 1 नंबर का, ठीक है। तो इसका मतलब है नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोटिक सब्सटेंस। तो ऐसी जो दवाएं हैं उनको क्या करना है, लॉक्ड कंटेनर में रखना है, यानी ताला वगैरह लगा के रखना है, यानी कि जो आपके यहाँ छोटे मोटे फार्मासिस्ट हैं वही लेके खाने लग जा रहे हैं, क्योंकि जो ड्रग एडिक्शन होता है, लोग कहते हैं ना ड्रग ले रहा है, तो वो इस टाइप की दवाएँ होती हैं। और दूसरी बात कि जो भी दवा आपके पास है वो किसको दी जा रही है, आपने कितना मंगाया और किसको कितना बेचा, वो सारा रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए, ठीक है। और क्या है, ऑल द लीगल डॉक्यूमेंट शुड बी अपडेटेड ड्यूरिंग द वैलिड टाइम। और क्या, आपके मतलब जो आपके पास जो भी लाइसेंस वगैरह है तो उसकी एक टाइमिंग होती है, फिर जब एक्सपायर होने लगे तो एक्सपायर होने से पहले आपको उसको क्या रिन्यूअल कराना है, ठीक। अब दूसरा क्या है, एक्सेस टू मेडिकेशन, यानी ये कि जो आपके यहाँ मेडिसिन है वहाँ पे कौन कौन लोग पहुँच सकते हैं, किसकी किसकी वहाँ पे पहुँच होनी चाहिए, यानी कि कोई भी घुस जा रहा है और दवा को क्या कर रहा है, मिसयूज़ कर रहा है। तो क्या द फार्मेसी शुड नॉट स्टॉक द फार्मेसी शुड स्टॉक ओनली दोज मेडिसिन विच आर लिस्टेड ऑन द हॉस्पिटल्स फॉर्मूलरी। ये कह रहे हैं कि जो फार्मासिस्ट है वो सिर्फ उन्हीं दवाओं को अपनी मतलब हॉस्पिटल फार्मेसी की बात चल रही है तो उसमें अपनी फार्मेसी में सिर्फ उन्हीं दवाओं को रखेगा जो हॉस्पिटल के फॉर्मूलरी में क्या है लिस्टेड हैं। अब ये फॉर्मूलरी क्या है, अगला जो चैप्टर है उसमें आप इसी को डिटेल से पढ़ने वाले हैं, कैसे क्या होता है फॉर्मूलरी क्या होता है। सिर्फ इतना जानिए कि दवाओं की एक लिस्ट होती है कि इस हॉस्पिटल के अंदर ये दवाएँ बेची जाएंगी, इस बीमारी में ये दवा दी जाएगी, तो उसकी एक लिस्ट रहती है। तो सिर्फ वही वाली दवाएँ आपके फार्मेसी में होना चाहिए। और क्या है, द फार्मेसी इंचार्ज शुड बी अवेयर ऑफ द प्रोसीजर फॉर ऑब्टेनिंग मेडिकेशन। ये कह रहे हैं कि जो फार्मेसी का इंचार्ज है यानी चीफ फार्मासिस्ट मान लीजिए, तो उसको ये मालूम होना चाहिए कि मतलब दवाएं कैसे मंगाएंगे। अब पता चला दवा ख़त्म हो गई यहाँ पे, उसको दवा को ऑब्टेन करने का मंगाने का तरीका ही नहीं मालूम है, तो वो भी उससे मालूम होना चाहिए। तो ऐसी कोई बात नहीं है इतनी, ठीक है। मतलब ये कि वो आदमी एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये कहना चाह रहा है इसमें, ठीक है। The room and area where the medications are kept should be clean and free from vermin and bugs। ये कह रहे हैं कि जहाँ पे दवाएं वगैरह रखी जा रही हैं तो वो एरिया जो है वो साफ़ सुथरा होना चाहिए और कीड़े मकोड़ों से भी क्या हो, फ्री होना चाहिए। वहाँ पे ऐसा नहीं हो कि कीड़े मकोड़े हों। वर्मिन्स और बग्स मतलब ये कि जो कीड़े मकोड़े होते हैं जो दवाओं को या खाने वाली चीज़ों को क्या करते हैं, नुकसान कर देते हैं, ख़राब कर देते हैं, तो उनसे भी बचा के रखना है। तो इसलिए वो ऐसी जगह होना चाहिए जहाँ पे कीड़े मकोड़े ना हों। और क्या है, दी प्रॉपर सिक्योरिटी लाइक CCTV कैमरा एंड एंट्री रेस्ट्रिक्शन शुड बी अवेलेबल इन फार्मेसी। ये कह रहे हैं फार्मेसी के अंदर सिक्योरिटी भी होना चाहिए। जैसे कि सिक्योरिटी मतलब ये नहीं कि गार्ड बिठा दिए 10-12, यह मतलब नहीं, बल्कि है कि CCTV कैमरा होना चाहिए और उससे मतलब निगरानी हो सकती है। और ये कि हर किसी को अंदर जाने का परमिशन नहीं होना चाहिए। भाई जो लोग मतलब उसमें काम करने वाले वही लोग हैं, नहीं तो फिर वहाँ से दवाएँ क्या करेंगे, चोरी करेंगे, तो इस तरीके से दिक्कत आएगी। और क्या इसके मतलब ये स्टैंडर्ड्स हैं सब, ये जो मतलब गुड फार्मेसी प्रैक्टिस के, ये काम करेगा आदमी तो स्टैंडर्ड लेवल पे काम कर सकता है वो। और क्या है, मेडिसिन सेफ्टी। क्या है, मेडिसिन सेफ्टी। तो क्या रेफ्रिजरेटर शुड बी अवेलेबल फॉर द ड्रग्स आर नॉट स्टेबल इन रूम टेम्परेचर। बहुत सारी दवाएं तो रूम टेम्परेचर पे ऐसे यहाँ रख देंगे तो स्टेबल रहेंगी, ख़राब नहीं होंगी। लेकिन कुछ दवाएं ऐसी होती हैं जिनको कम टेम्परेचर में रखना है तो उसके लिए रेफ्रिजरेटर होना चाहिए।
तो ये एक रिक्वायरमेंट ये भी है। दूसरा क्या है, पर्सनल आइटम्स, ये कोई ख़ास बात नहीं है। ये कह रहे हैं कि जो तुम्हारे खुद के सामान है, जैसे खाने पीने की ठंडी चीज़ें हैं, तो आप उसको फ्रिज में नहीं रखेंगे, जो उस वाले फ्रिज में नहीं रखेंगे जिसमें दवाएं रखी जा रही हैं। होता है कि वो एक फार्मासिस्ट बैठा हुआ अपने क्या कहते हैं फार्मेसी में, और अपना खाना वाना भी ला रहा है, उसमें डाल दे रहा है, तो ये नहीं होना चाहिए। और क्या है, लासा ड्रग्स शुड बी स्टोर्ड सेपरेटली और कलर कोडेड। एक जैसी जो दवाएं होती हैं जो लुकिंग अलाइक एंड साउंड अलाइक्स, यानी जिनको देखने में भी एक जैसी लगती हैं और उनका नाम भी एक जैसा लगता है सुनने में, तो ऐसी दवाओं को क्या करना है, अलग अलग रखना है। और या तो फिर उनको क्या कर उनको कलर कर देना चाहिए, यानी कोई ऐसा निशान लगा दिया जाए ताकि उनमें आसानी से आदमी फ़र्क कर सके। और क्या है, ए लिस्ट ऑफ हाई रिस्क ड्रग्स शुड बी आइडेंटिफाइड एंड मेड इजी अवेलेबल। और वो दवाएं जो हाई रिस्क के लिए होती है, जैसे कि मान लिया सांप किसी को सांप ने काट लिया, तो इस टाइप की जो दवाएं होती हैं जो मतलब एकदम से लगाने की ज़रूरत होती हैं, तो उनको मतलब हमेशा ऐसे आइडेंटिफाई करके रखना चाहिए कि मतलब ये वाली है एकदम, उस पर कुछ ऐसा निशान हो या कोई जगह हो कि वहाँ से तुरंत आदमी उसको क्या करे, ले सके और वो आसानी से मिल सके। यानी कि लॉक लगा रखा है, आधा घंटा खोल रहा है और पेशेंट मर गया। तो ऐसी दवाओं को मतलब एकदम तैयार रखना चाहिए जो हाई रिस्क में लगाई जाती हैं, यूज़ की जाती हैं। और क्या है, अदर सेफ्टी, जैसे कि फायर सेफ्टी लाइक फायर एक्सटिंग्विशर शुड बी अवेलेबल। तो जैसे लाइट वगैरह क्या कहते हैं आग वगैरह लग जाए तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो इसके लिए भी मतलब कुछ इंतजामात पहले से होना चाहिए। जैसे फायर एक्सटिंग्विशर आता है, उसमें समझिए कार्बन डाइऑक्साइड होता है, उसको वो करते हैं तो आग क्या होती है, बुझ जाती है। ऐसे ही मान लीजिए आपका अगर लाइट वगैरह है तो उसके अंदर MCB वगैरह लगा के रखते हैं ताकि अगर कभी हाई वोल्टेज हो जाए तो शॉर्ट सर्किट ना हो, आराम से मतलब लाइट कट जाए, बाकी चीज़ें ना ख़राब हो। तो बहुत सारी चीज़ें आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये एक मैंने मतलब छोटा मोटा सा आपको पूरा एक स्टैंडर्ड बताया कि गुड फार्मेसी प्रैक्टिस के लिए आप क्या क्या काम करें। अब ये कि इनमें सबका आप फॉलो नहीं कर सकते, किसी एक का फॉलो कर लीजिए, सबका कॉम्बिनेशन मतलब जो खास बातें हैं, कुछ बातें तो मिलती जुलती हैं, तो उन सबको फॉलो करते हैं तो आप एक अच्छे क्या फार्मासिस्ट हो सकते हैं। गुड फार्मेसी प्रैक्टिस आप प्ले कर सकते हैं। अगर ये हमारी कोशिश अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर करना मत भूलिएगा। और हमारे साथ बने रहिए और हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको भी ज्वाइन कर लीजिए।